जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो नया वाला एडिशन है उसका ये सेकंड वीडियो है ना। पहले एक जो वीडियो आया है करीब करीब 1 घंटे का है और उसमें हमने एक साथ 3 टॉपिक को कंप्लीट किया है। जो इसके इंडेक्स में आप आएंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि में है। ये सारा का सारा हमने क्या किया है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है ये तीनों टॉपिक, है ना। तो आपके लिए रिवीजन के लिए भी ठीक रहेगा और आप जब भी पहली क्लास को देखें, क्लास नंबर 1 को, तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश एक दृष्टि जो है वो पहली ही क्लास में कंप्लीट करा दिया गया है। आज की वीडियो से इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसका पहला टॉपिक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब आगे की सारी क्लासेस पर थंबनेल पर टॉपिक का नाम लिखा मिलेगा आपको और क्लास नंबर भी लिखा मिलेगा। तो उससे क्या करना है, उससे आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ पाएंगे, है ना। और जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे MPG के परीक्षा धाम 4th एडिशन के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई है। न्यू एडिशन के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, उसको जाना और प्ले लिस्ट को सेव कर लेना, ताकि रिवीजन के लिए प्ले लिस्ट बेस्ट होती है। वीडियो चालू करो, क्योंकि आप बार बार वीडियो बदलते हो, ढूंढते हो अगर कहीं पर, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका फिर कहीं कोई और वीडियो मिल जाता है तो उसमें मन भी लग जाता है ना। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया है, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो उससे आपको जुड़ जाना है, उसको सेव कर लेना है और जब भी आपको वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। जिसने अभी तक इस बुक का इंडेक्स नहीं देखा है तो आप एक बार इस बुक का इंडेक्स देख लें। जो नई यूनिट जोड़ी गई है, यूनिट 10 जनजाति विशेष जो यूनिट है, उसके सारे टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित जितना भी पोर्शन नए सिलेबस में है, जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल है तो यूनिट 4 में है मध्य प्रदेश का भूगोल, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो नया सिलेबस आया है 2024 के लिए, उसमें यूनिट 4 में है। तो अभी हम मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास पर आएंगे और फिर जनजाति विशेष से संबंधित जितने भी टॉपिक बीच बीच में आते जाएंगे, जो उन सभी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही जनजाति विशेष टॉपिकों का एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही जो कुछ नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, उन सभी को इस परीक्षा धाम की बुक में अपडेट कर दिया गया है। साथ ही जनवरी तक का करंट अफेयर्स भी शामिल है, तो इसकी आपको चिंता कहीं से भी नहीं करनी है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब सारे वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, एक एक टॉपिक से वीडियो मिलने वाले हैं आपको। तो जैसे कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, देखो आप देख पाएंगे नीचे, मध्य प्रदेश की जनजाति विशेष संवैधानिक प्रावधान, जनजातीय परंपरा, कलाएं, भौगोलिक विस्तार, इनका संवैधानिक प्रावधान, सारा का सारा कंटेंट इस परीक्षा धाम की बुक में जोड़ दिया गया है। तो उसके लिए आपको कहीं से चिंता नहीं करनी है। और वैसे भी आप जानते हो कि परीक्षा धाम की बुकें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाई गई हैं, बहुत शानदार तरीके से बनाई गई हैं। तो निश्चिंत होकर इनको पढ़ना है आपको। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल है तो ही लाइक करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी कंटेंट को लाइक किए जा रहे हो। हम उनसे लाइक नहीं मांगते हैं, जो हम ये नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। हम तो ये कहते हैं आपको लगे कि हमारा कंटेंट यूजफुल है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। और अगर अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, है ना। मध्य प्रदेश का विभाजन भौतिक रूप से किस किस कैसा कैसा किया गया है, इसको पहले मैप में देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में आप सबसे ऊपर देखेंगे मैप में, ध्यान से देखेंगे, ये मध्य भारत का पठार है। ये क्या दिख रहा है, मध्य भारत का पठार है और इसकी सभी विस्तार से जानकारी भी हम नीचे लेंगे। यहाँ से इस तरीके से ये फैला हुआ है मध्य भारत का पठार। ये भी हिस्सा मध्य भारत के पठार का ही है। ये जो बहुत बड़ा सा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो बहुत बड़ा सा भाग दिख रहा है ना, ये मालवा का पठार है। कौन सा है, मालवा का पठार है। ये जो घाटी दिख रही है ना, ये नर्मदा घाटी है और उसके नीचे जब आप आएंगे तो ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। कौन सी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। ये बुंदेलखंड का पठार है और ये रीवा पन्ना का पठार है यहाँ पर, और ये बघेलखंड का पठार है। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ये नर्मदा घाटी है, ये मालवा पठार है और ये मध्य भारत का पठार है। आप याद किस प्रकार से रखेंगे, थोड़ा सा उस पे आते हैं, देखिएगा।
जब आप मध्य प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो आपको मध्य भारत का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? मध्य भारत का पठार। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के उत्तर में है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण में आएंगे तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। कौन सी है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार है। और मध्य से नर्मदा घाटी निकलती है। मध्य प्रदेश के मध्य से क्या निकलती है? नर्मदा घाटी है। इस साइड आएंगे आप तो बुंदेलखंड है। यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के बीच में रीवा पन्ना का पठार है। क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में रीवा पन्ना का पठार आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके सभी चीजों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है उसे हम 3 चरणों में बांटेंगे। पहला जो है मध्य उच्च भूमि में। पहला कौन सा है? मध्य उच्च भूमि। दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी। और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो 5 अलग अलग भाग हैं उसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार और नर्मदा घाटी शामिल है। साथ ही जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें 3 श्रेणियां शामिल है। एक तो पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी आती है। पश्चिमी श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी श्रेणी जो है उसको मैकाल श्रेणी कहा जाता है। पूर्वी श्रेणी को क्या कहा जाता है? मैकाल श्रेणी। जो मध्य की श्रेणी है उसको महादेव श्रेणी कहा जाता है और पश्चिमी श्रेणी को राजपीपला कहा जाता है। पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब हम इनकी बात करेंगे विस्तार से। ये तो हो गई डायग्राम की बात। मध्य भारत का पठार, सबसे पहले हम मध्य भारत के पठार को देखेंगे। जो स्थिति है, स्थिति से कभी प्रश्न नहीं आया है और ना अभी आएगा, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है आपको। स्थिति को ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, जो याद रखना है वो क्षेत्रफल है। 10.7% कुल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 10.7% है क्या? मध्य भारत का पठार। इसका जो निर्माण है, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के अपर्दन व और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। तो मध्य भारत का पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ होगा? जो विंध्यन शैल की चट्टानें हैं ना, उनके अपर्दन से, साथ ही जो नदियों के द्वारा निक्षेप लाए जाते हैं ना, उनके द्वारा मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। मध्य भारत के पठार से जो जिले जुड़े हुए हैं उनमें नीमच, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। देखो ऐसा है, ये जो उत्तर के जिले हैं ना, उत्तर में जिले आते हैं, यही उसमें शामिल हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? आप जब मध्य प्रदेश के उत्तर में जिलों को देखेंगे तो मिलता है हमें नीमच, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के उत्तर में बसे हुए जिले जितने भी है ना, वो सभी किसमें आते हैं? मध्य भारत के पठार में आते हैं। जलवायु की बात करें तो विषम जलवायु है। मध्य भारत पठार की कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है। विषम जलवायु का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, साथ ही शीत ऋतु में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पे अधिक गर्मी पड़े और जहाँ पे शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़े उसे हम कहते हैं विषम जलवायु। आपको कमेंट करके बताना है कि सम जलवायु मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश की है। वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास मध्य भारत के पठार में वर्षा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। वन यहाँ पर शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर मात्र वर्षा हो रही है वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? शुष्क कटीले पर्णपाती वन ही पाए जाएंगे, जैसे खैर, बबूल, पलाश आदि के। जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है इसका मतलब है उत्पादन अधिक होता होगा। प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि है। सरसों यहाँ की प्रमुख फसल है और मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप आदि है। यहाँ की कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप। सर ये नदियाँ क्या यहीं से निकलती हैं? ये नदियाँ यहाँ से नहीं निकलती हैं, बल्कि ये वो नदियाँ हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। जो मध्य भारत का पठार है यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि चंबल नदी ने यहाँ पे बहुत से बीहड़ बना दिए हैं। और मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है टोंगरा है, श्योरपुर जिले में है। तो मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा चोटी सबसे ऊंची है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये वही पहला ही पेज है ना। मध्य भारत के पठार के बाद अब हम आते हैं बुंदेलखंड का पठार, है ना। मध्य भारत के पठार, मध्य उच्च प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने मध्य भारत का पठार पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 10.7% क्षेत्रफल है और उसे सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो स्थिति हमें इसकी भी नहीं देखनी है यानी, क्योंकि स्थिति से कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना आया है अभी तक। बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण है वो नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किसके? नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है 7.7% इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 7.7% इसका क्षेत्रफल है। इससे संबंधित जिले में दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना शामिल है। जलवायु की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्यम विषम जलवायु होती है यहाँ की। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वन यहाँ पर तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन सागर जिले में होता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लाल की काली मिट्टी, पीली मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलेगा आपको। फसलें यहाँ की गेहूं, ज्वार और तिल प्रमुख फसलें हैं। और नदियों की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार से बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी नदियां बहती हैं। खनिज में बुंदेलखंड में हीरा, चूना, पत्थर आदि पाया जाता है। और विशेष की बात करें तो सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? सिद्ध बाबा की चोटी, इस जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार ही है। और बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। तो बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। अब हम अगले भौगोलिक प्रदेश की बात करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश में जो तीसरा पार्ट है वो है मालवा का पठार, जो इसका क्षेत्रफल है सर्वाधिक है। कितना? 28% इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का ये 28% है। और इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप की लावा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। देखो, दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों से बना है, लावा से बना है, अर्थात यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ सोयाबीन, कपास, गेहूं, मूंगफली की फसल कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, ये फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो इससे आपको ऐसे देखो समझ बनानी है चीज़ों की, हर चीज़ पढ़ने से याद नहीं होती है। कुछ चीज़ों की समझ बना लिया आपने तो क्या होगा, आधी मध्य प्रदेश जीके की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। 50% मध्य प्रदेश को हमें इसी प्रकार से पढ़ना है जिसकी हम समझ बनाते जाए। यहाँ की जो जलवायु है सबसे आदर्श जलवायु मानी जाती है समशीतोष्ण जलवायु। और समशीतोष्ण का मतलब होता है कि गर्मी में साधारण गर्मी होगी और ठंडी में साधारण ठंड होगी। वर्षा जो है 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता के वन मिलेंगे यहाँ पे देखने को। यहाँ से चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदियाँ निकल बहती हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा का पठार। ये आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है इसको। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र से कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है, उसको दो भागों में बांटती है, तो वह है मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। अन्य चोटी कौन सी है? तो अन्य चोटियों में जाना पाव जो कि 854 मीटर ऊंची है, और धजारी जो कि 810 मीटर है। तीनों ही इंदौर जिले में है। सिगार जो कि 881 मीटर है, जाना पाव पहाड़ी और धजारी तीनों ही इंदौर जिले में है। चीन यात्री फाहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की।
तो स्थिति इसकी भी हमें नहीं देखनी है, लेकिन क्षेत्रफल हमें देखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 10.36% है और इसका निर्माण है जो विंध्यन सेल समूह के अपरदन से हुआ है। कैसे हुआ है? विंध्यन सेल समूह के अपरदन से हुआ है। रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह इसमें संबंधित है। और जलवायु जो है यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। इस क्षेत्र में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ हिस्सा है तो यहाँ भी मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। टॉस, कैन, बीहड़, महाना और बिछिया नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और गेहूं, चावल और तिल की खेती होती है। चूना पत्थर, गेरू और हीरा यहाँ पर खनिज के रूप में मिलता है। रीवा पन्ना के पठार में क्या है विशेष, तो उसको भी देख लेते हैं। इसे विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। तो रीवा पन्ना का जो पठार है इसको विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है, अभी मैं पूछूंगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुडविल, जो कि 752 मीटर कहाँ पर है? दमोह जिले में है गुडविल चोटी। कहाँ पर है गुडविल चोटी? दमोह जिले में है गुडविल चोटी। सद्भावना चोटी जिसे कहा जाता है, ये रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में जबेरा गुम्बद दमोह जिले में है, जो कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है कि जबेरा गुम्बद कहाँ है, तो दमोह में है। किस पठार के अंतर्गत आता है? रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। बात नर्मदा घाटी की करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। और इसका निर्माण जो है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों तथा पूर्व में धारवाड़ और विंध्यन ट्रैप की चट्टानों से भी हुआ है। इससे संबंधित प्रमुख जिलों में जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन आते हैं। और यहाँ की जलवायु शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है, अर्थात रीवा पन्ना पठार के बिल्कुल उलट है। वर्षा की बात करें यहाँ पर तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा क्या है? वर्षा की मात्रा आपको बढ़ती हुई मिलेगी पश्चिम से जब आप पूर्व की ओर जाएंगे। नदियां नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। कैसे याद रखेंगे आप? अभी तो नदियां यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र की, साथ ही जब हम नदियों को पढ़ेंगे, नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे, तो वे सभी नदियां जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं वो इससे संबंधित होंगी ही। तो वही नदियां यहाँ पर दी हुई है। नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। वन की बात करें तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी मिलती है। कौन सी? गहरी काली मिट्टी मिलती है। और पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी मिलती है। दो प्रकार की मिट्टी मिल रही है, गहरी काली मिट्टी और पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी। देखो, गहरी काली मिट्टी मिल रही है तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में मिल रही है। पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं, कपास, मूंगफली की फसल अत्यधिक होती होगी। और लाल मिट्टी मिल रही है अर्थात पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता होगा। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी आदि पाई जाती है। वहीं विशेष की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है उसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। कौन सा है? सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र है या प्राकृतिक विभाग हम जिसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी को राजपीपला श्रेणी कहते हैं, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगा। वहीं मध्य श्रेणी को महादेव श्रेणी कहते हैं, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। पूर्वी श्रेणी जो है वो मैकल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसे आप मैप में एक बार देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा है ब्लैक ब्लैक सा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 11% है। और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है ये। इसमें प्रमुख जिले हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी इसके प्रमुख जिले हैं। और इसमें जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर से और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक होती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कैसी होगी? बढ़ती जाएगी। मिट्टी की बात करते तो इस क्षेत्र में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है।
अब हम बात करते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की। तो इसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। बघेलखंड का पठार मात्र लगभग 7% का है और इसका निर्माण जो है आद्य महाकल्प शैलों से हुआ है। इससे संबंधित जिलों में सिंगरौली, सीधी और रीवा शामिल है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। यहाँ वर्षा आपको 125 से 140 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी और सोन, जोहिला, बनास और गोपद यहाँ से बहती हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब है कि चावल की खेती अच्छी होती होगी। अब हम एक बार इसके प्राकृतिक विभाजन के फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो ये रिवीजन के लिए चार्ट दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और रिवीजन के लिए जब भी आपको रिवीजन करना हो तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की, जिसका क्षेत्रफल 28% है, जो कि प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता मिलती है। काली मिट्टी की अधिकता अर्थात सोयाबीन, कपास, मूंगफली की खेती होती होगी। प्रमुख नदियों में चंबल, माही, छपरा, पार्वती है और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। अब हम बात करते हैं दूसरी, मध्य भारत का पठार 10.68% है और जलोढ़ कछारी मिट्टी भी देखने को मिलती है। सरसों की हांडी भी इसे कहा जाता है। सरसों की खेती सर्वाधिक यहीं पर होती है मध्य भारत के पठार में। इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो 7.7% इसका क्षेत्रफल है। मिश्रित मिट्टी मिलती है। गेहूं और तिल की खेती होती है। साथ ही बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है। किस नाम से जानी जाती है? सिद्ध बाबा चोटी के नाम से जानी जाती है। रीवा पन्ना की पठार की बात करें तो जो रीवा पन्ना का पठार है वो 10.36% है और यहाँ पर मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी आपको। गेहूं और चावल की फसल प्रमुख है और जवेरा गुम्बद जो कि दमोह जिले में है, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। नर्मदा घाटी जो कि 26% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का मध्य प्रदेश के, जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है और यहाँ गेहूं, दलहन, गन्ना, कपास, मूंगफली की खेती अच्छी होती है। नर्मदा तवा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं और सबसे निचला प्राकृतिक स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो 11% इसका क्षेत्रफल है और लैटेराइट छिछली काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ ही है। बघेलखंड पठार जो कि प्राकृतिक क्षेत्रों में सबसे छोटा है, लाल पीली मिट्टी यहाँ पर मिलती है और चावल की खेती बहुत ही बेहतरीन होती है। ये पॉइंट देखो, गोवा प्लान को साकार करना है तो इन तथ्यों को आपको याद करना होगा, है ना। आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो पढ़ाई तो करनी होगी यार, है ना। मजाक मजाक में तो कंपटीशन निकलता नहीं है। मजाक मजाक में तो बोर्ड के एग्जाम निकलते हैं, वो भी नहीं निकल रहे हैं आजकल, वो भी टफ आने लगे हैं। तो ये तो कंपटीशन है और आपको डिप्टी कलेक्टर ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे। पहला पॉइंट है सॉरी, प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रीजियो से हुई है और भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें डडले स्टैम्प और आर एल सह का विशेष योगदान है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार कहा जाता है और मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियां या अरावली श्रेणियां इस प्रदेश की सीमा बनाती हैं। पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के प्रदेश संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। वहीं बुंदेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार सरगुजा छत्तीसगढ़, सोन तथा महानदी का जल विभाजक है। तो जो देवगढ़ का पठार है वो सोन और महानदी का क्या है? जल विभाजक है। रीवा पन्ना पठार का दूसरा नाम बिंद का पठारी प्रदेश भी है और चीनी यात्री फाहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति यानी कि बीहड़ का निर्माण किया है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। गुडविल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है, इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है।
विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम बिहार तक फैली है। मध्य प्रदेश के आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा, हिनौता और कोटरिया सत्ता हीरे की खानें हैं। मझगवा जो कि पन्ना में है, हिनौता जो कि पन्ना में है और कोटारिया जो कि सतना में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बघेलखंड के पठार में चावल की फसल बहुत बेहतरीन होती है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सोयाबीन, गेहूं, कपास मिलता है। सतपुड़ा का पठार मक्का, मध्य भारत के पठार को सरसों की डलिया कहा जाता है। सरसों की फसल अच्छी होती है। बुंदेलखंड में गेहूं और तिल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूं, गन्ना और दाल की फसल प्रमुख है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है कुछ: मालवा का पठारी प्रदेश, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, चंबल का उप आंध्र प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल प्रदेश और बघेलखंड का पठार। नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन: प्रदेश को विभिन्न आर्थिक, कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, आर्थिक नियोजन के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। ये कैसा है? आर्थिक, कार्य संसाधन के आधार पर विभाजन है, जिसको आप एक बार देख सकते हो। देखो, इनके नाम बस याद रख लो, बाकी जिले तो उसके अंदाजे से आपको संभाग के अनुसार लगा लेना। पहला जो है ग्वालियर एग्रो प्रदेश है, इसके अंतर्गत ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी एवं दतिया आते हैं। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश और नर्मदा घाटी प्रदेश, साथ ही छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश इसमें शामिल है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। छोटा सा वीडियो रहेगा। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं करीब करीब 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और ये स्पेशल रूप से सिलेबस में दिया हुआ है। ये जो पूरी बुक है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। साथ ही यूनिट 10 के सभी टॉपिक जो है जनजाति विशेष, वह भी इसमें शामिल है। उनका एक सेपरेट वीडियो तो आएगा ही, साथ ही अलग अलग सीरीज वाइज वीडियो भी देखने को मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट को सेव कर लें। कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही आपकी सफलता की है, चाबी है। रिवीजन जितना आप करोगे उतने सफलता के नज़दीक जाते जाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।